बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करना है इनकम टैक्स न्यूमेरिकल में कि मैक्सिमम क्या क्या चीज़ इनकम टैक्स न्यूमेरिकल में आ सकती है। मैक्सिमम क्या क्या चीज़ इनकम टैक्स न्यूमेरिकल में आ सकती है। अगर आपके साथ डिस्कस किया जाए तो सबसे पहले तो भाई XYZ computation of total income, taxable income and tax liability. Computation of total income, taxable income and tax liability. टैक्स ईयर कौन सा है जी? दो 2025 का। टैक्स ईयर है 2025। उसके बाद हम यहाँ पर हेड्स ऑफ इनकम लिखने शुरू कर देते हैं। सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स। ये सारे को टोटल कर लें। फिर उसके बाद FTR इनकम है। फिर उसके बाद एग्जेम्प्ट इनकम है। भाईजान, ये सारी इनकम्स को टोटल करेंगे। ये सब कुछ आ गया पाकिस्तान सोर्स इनकम। उसके बाद अगर फॉरेन सोर्स इनकम है तो वो ऐड कर लीजिए। पाकिस्तान सोर्स इनकम है और फॉरेन सोर्स इनकम। इसको ऐड कर लिया। ये आ गई आपकी टोटल इनकम। सबसे पहला काम, जब टोटल इनकम आपने कैलकुलेट कर ली है तो आपने क्या करना है, टोटल इनकम में से एग्जेम्प्ट इनकम, FTR इनकम, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, इसको क्या कर दें, लेस कर दें। तो आपके पास क्या आ जाएगी, नहीं सॉरी, इसको लेस कर दें और इसमें से फिर क्या लेस करेंगे, डिडक्टेबल अलाउंस, जिसमें क्या है, ज़कात है, वर्कर वेलफेयर फंड है, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड है, एजुकेशनल एक्सपेंस। ये सब लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टैक्सेबल इनकम। जैसे ही आपके पास आएगा तो अगला स्टेप क्या है,
टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी पे जब आप पहुंच गए तो फिर अगला स्टेप क्या है? फुल टाइम टीचर, ये टैक्स क्रेडिट्स में पहले नंबर, ये फुल टाइम टीचर लेस करने के बाद जो लायबिलिटी बनेगी इसको यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग फॉरेन टैक्स क्रेडिट, जिसमें आप कहते हैं एक्चुअल और लोअर ऑफ होता है ना, एवरेज रेट A ओवर B इंटू C। नाउ A क्या है? टैक्स लायबिलिटी फुल टाइम टीचर का क्रेडिट लेस करने के बाद वाली लेंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? लो सर, वो यहां पर लेस कर दिया, फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेस कर दिया, तो पीछे क्या आ गया? फुल टाइम टीचर टैक्स क्रेडिट लेस किया, फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेस किया, पीछे आ गया डोनेशन। दूसरे नंबर पे कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, लेट्स से ये लेस कर दिया, ये लेस कर दिया, इसके बाद अब ऐड करना क्या? टैक्स ऑन FTR, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम। उसके बाद फिर लेस करना। अब क्या लेस करना है? एडवांस टैक्स, टैक्स कलेक्टेड, मिसाल के तौर पे इंपोर्ट है, टैक्स डिडक्टेड है, ऑन FTR है, टैक्स विदहेल्ड बाय एम्प्लॉयर है फॉर एग्जांपल। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इस सब को लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? लो सर, ये मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स हैं। जी सर, हाँ, यहां पे टैक्स पेबल के से एक स्टेप पीछे आपने एक चीज लिखनी है, हाई अर्नर सरचार्ज, और वो कब आना है? अगर इनकम 10 मिलियन से ज्यादा होगी, उसको ऐड करना। ठीक हो गया सर जी? ये सारी चीजें थी जो आपके साथ डिस्कस कर दी। ये वो मैक्सिमम चीजें जो किसी न्यूमेरिकल में आ सकती हैं। आज का हमारा बेसिकली प्लान ये था, जो कि हमने पहले ही बता दिया हुआ था सबको, कि भाई हम आपको लेटेस्ट अटेम्प्ट के न्यूमेरिकल आज इंशाल्लाह करा रहे होंगे। अगर हम उसकी बात करें तो ये ऑटम 24 का क्वेश्चन नंबर 1, पिछली अटेम्प्ट में भी 7 से 10 नंबर का न्यूमेरिकल आया है सैलरी का, उससे पिछली अटेम्प्ट में भी 7 से 10 नंबर का सैलरी का न्यूमेरिकल आया है। सैलरी का न्यूमेरिकल आम तौर पे आसान एज्यूम होता है, शायद इस बार ज़्यादा मार्क्स का टेस्ट हो जाए, हु नोस, लेकिन ये इसमें मार्क्स लेने ज़्यादा आसान होते हैं। शुरू करते हैं हम
ऑन 1 जुलाई 2023 सलीम खान joined Solar Energy Limited as a quality control manager with a gross monthly salary of rupees 5 lakh, which includes a medical allowance of rupees 45,000, that is 15% of basic salary. The salary for each month is credited to his bank account at the beginning of the following month. In addition to the above mentioned salary, जब पहले तो उसने ये बता दिया कि भाई 5 लाख ग्रॉस सैलरी है और मेडिकल अलाउंस जो मिल रहा है वो 45,000 है, जो कि 15% ऑफ बेसिक सैलरी। इसका मतलब है कि 4,55,000 जो है वो अदर देन मेडिकल अलाउंस इसकी सैलरी है, उसको तो 12 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। बाकी मेडिकल अलाउंस देख लेंगे, उसकी ट्रीटमेंट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी होती है, लेकिन आगे सवाल देखते हैं। इन एडिशन टू द अबव मेंशन्ड सैलरी, इसको कंपनी मेंटेन कार मिली है जो 60% बिजनेस में इस्तेमाल करता है और 40% कंपनी के लिए। द कार वॉज प्रोवाइडेड ऑन 1 जनवरी 2024 व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार वॉज 5.5 मिलियन। SCL ने परचेज की थी 5 मिलियन की, और इसके पर्सनल यूज को देखते हुए 1 लाख पर मंथ इससे लिया भी जाता है। 1 लाख पर मंथ इसकी सैलरी से काटा भी जाता है। पर मंथ कह रहा हूँ, सॉरी, पर एनम, साल का 1 लाख रुपए इसकी सैलरी से डिडक्ट भी किया जाता है। फिर दूसरा है राइट एक्वायर किया था 5,000 शेयर्स का अंडर द एम्प्लॉय शेयर स्कीम। अच्छा जी, द राइट कैन बी एक्सरसाइज, राइट एक्सरसाइज हो सकता है 80 रुपये पर शेयर देकर। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना था? 230 था। 30 जून 2024 को इंस्टेड ऑफ एक्सरसाइजिंग द राइट, सलीम खान ने डिस्पोज ऑफ ही कर दिया 120 रुपये का। राइट को खरीदा और राइट ही बेच दिया, ठीक हो गया। बहरहाल ये वाली बात आ गई। फिर उसके बाद प्रायर टू ज्वाइनिंग SCL, सलीम खान सर्व्ड एज अ प्रोडक्शन मैनेजर एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड। ही रिटायर्ड फ्रॉम HEL ऑन 25 जून 2023, और उसको मंथली पेंशन भी मिल रही है 40,000 रुपये की। अब एक बंदे को पेंशन भी मिल रही है, साथ साथ सैलरी भी ले रहा है, लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है कि पेंशन जहाँ से मिल रही है अगर वहीं से ही वो सैलरी ले रहा हो तो वो तो पेंशन टैक्सेबल होती है। इसने कुछ ऐसी बात अलबत्ता नहीं की। ज़कात अंडर द ज़कात अनुशर ऑर्डिनेंस है, ये डिडक्टेबल अलाउंस है। सवाल इतना सही था। वो कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड द रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट अंडर द करेक्ट हेड टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम में लो सा टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं है। चलो जी, सलीम खान सबसे पहले लिख दिया इनकम फ्रॉम सैलरी, वर्किंग नंबर 1। चलो जी, वर्किंग नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी जी। हाँ जी, सबसे पहले आ जाए सैलरी की बात करूं तो 5 लाख
में से 45,000 निकाल दें, इसको तो करें मल्टीप्लाई बाय 12। जी बताइएगा। जी सर जी 5460,000। ये आ गई सैलरी। उसके बाद मेडिकल अलाउंस की बात कर लें जी। मेडिकल अलाउंस कितना है? 45,000। जी एग्जाम्प्ट कितना होता है? 540000 डिवाइडेड बाय 15% इंटू 10% कर दूं भैया 15% था ना ये। जी सर जी जी सर जी सर जी एक मसला है यहाँ पे, जरा गौर से देखिए। सर सैलरी ऑफ ईच मंथ इज क्रेडिटेड टू हिज बैंक अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द फॉलोइंग मंथ। अगले मंथ मिलता है, तो टेक्निकली ये 12 नहीं होगा बल्कि 11 होगा। यहाँ पर भी ये 11 होगा। जी बताइएगा। 100%। सर जी बताइएगा जरा 45,000 मल्टीप्लाई बाई 11 क्या बना? जी 500,500 यहाँ पर है जी। 45,000 मल्टीप्लाई बाई 11 कीजिएगा। सॉरी जी बताइएगा। डबल 3,0,0,0,0। ये एग्जाम्प्ट है तो टैक्सेबल कितना हो गया? ओ भाई समझ आ गई? ये दो बातें थी। कंपनी मेंटेन्ड कार, कन्वेंस की बात करूं company maintained car which was 60% used for personal and 40% for company purpose. The car was provided on 1 जनवरी 2024 when the fair market value of the car was rupees 5.5 million। जी भाईजान फेयर मार्केट वैल्यू रेलेवेंट नहीं है। कार परचेज की थी 5 मिलियन की तो भाई बहुत पर्सनल और ऑफिशियल है तो 5% ले लो ना, कॉस्ट ले लो 5 मिलियन। जनवरी की यकम है तो 6/12 कर लो। जी बताइएगा। 125,000। अच्छा जी उसके बाद 125,000 का बेनिफिट है, लेकिन एम्प्लॉयर ने कितना पे कर दिया? पेड बाय एम्प्लॉई 1 लाख।
कितने का फायदा हो गया? आम तौर पे जब वो तारीख दे दिया करे ना, फलां तारीख 1 जनवरी, 5 जनवरी, 7 जनवरी, 21 जनवरी, तो आप नंबर ऑफ डेज की बेस पर भी अपोर्शन कर सकते हैं। ठीक हो गया? उसने नंबर ऑफ डेज की बेस पर किया है, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह करने में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इंटेंजिबल के केस में तो है ना, यहां पर नंबर ऑफ डेज की बेस पर भी किया जा सकता है, लेकिन अगर ये सीधा सीधा 6/12 है तो ठीक है। अगर यहां पर उसने 5 जनवरी लिखा होता, 7 जनवरी लिखा होता, तो फिर ज्यादा अप्रोप्रिएट था कि आप कर देते। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। A right to acquire 5,000 shares in HCL under an employee share scheme granted on 1 मई 2024. The right can be exercised upon payment of rupees 80 per share within a year on the grant date. The fair market value of each right to acquire an HCL share was 230 on 30th June 2024. Instead of exercising the rights, Salim Khan disposed of at rupees 120 per share. भाई इसके अंदर गौर करो ना, सीधी बात ये है, राइट फ्री में मिला है, राइट को एक्सरसाइज 80 रुपए का करते तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 230 थी, उसने एक्सरसाइज नहीं किया, वैसे ही 120 का बेच दिया। तो भाई ये कितना राइट था? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 120 जी। डिस्पोजल ऑफ राइट जी, बताइएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आ गया पेंशन। पेंशन क्या होगी? एग्जेम्प्ट। एज ही इज नॉट employed by his previous employer or associate. Previous employer। पॉइंट समझ आ रहा है? फिर उसके बाद आ गया जी, कुछ नहीं है। लो जी, टोटल इनकम बता दीजिए, इनकम अंडर द हेड सैलरी कितनी है? इनकम अंडर द हेड सैलरी कितनी है प्लीज बता दीजिए। पाँच 5795,000 5795,000 इनकम फ्रॉम सैलरी में यही था। उसके अलावा कोई इनकम है ही नहीं, तो टोटल इनकम भी ये होगी। हाँ जी, ज़कात है कितनी? 1825। ये लेस कर देंगे तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। $5612
ये आपकी रिक्वायरमेंट आ गई। मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी? इसकी पीडीएफ शेयर करनी है भैया। ये जो सवाल आपको करवाया है, आपका असल इस वक्त टारगेट होना चाहिए कि ध्यान से फोकस हो के हम इसको पिक करेंगे सर क्या कर रहे हैं। बाकी इस सवाल को नोट करना आपकी मर्जी है। बहरहाल पीडीएफ में इसी सवाल जो किया यही इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, तो आपको एग्जैक्ट याद रहेगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे सर ने एडजस्टमेंट की। और कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा? एक भाई ने कहा है मेडिकल अलाउंस वाला थोड़ा समझ नहीं आया, फिर रुक के समझा देता हूं। ये देखो भैया, उसने कहा ग्रॉस सैलरी कितनी है? 5 लाख। उसने कहा इसके अंदर मेडिकल अलाउंस कितना है? 45,000। तो पहला काम तो ये किया कि मेडिकल अलाउंस के अलावा जो ग्रॉस सैलरी थी उसको तो मैंने साइड पे कैलकुलेट कर लिया। और मेडिकल अलाउंस उसने कहा बेसिक सैलरी का 15% है। मुझे पता है मेडिकल अलाउंस 45,000 बनेगा मल्टीप्लाई बाय 11, इतना 15% है। अगर मेडिकल अलाउंस 45,000 है जो कि 15% है, तो 10% में निकाल सकता हूं, डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10 करके। एग्जाम 10% ऑफ बेसिक सैलरी होगा, तो ये इसने 15% ऑफ बेसिक सैलरी दिया हुआ है। सर जी अगर वो मुझे कह देता है कि 45,000 15% है, तो मैं 10% नहीं निकाल सकता। डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी आ जाएगा। और मेडिकल अलाउंस 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जेम्प्ट होता है। तो भाई मैंने वो सिंपली उसको एग्जेम्प्ट किया है। ये 10% ऑफ बेसिक सैलरी निकाला। भैया वो ग्रॉस सैलरी है, खुदा के बंदे वो ग्रॉस सैलरी है। बेसिक सैलरी का 10% तक एग्जेम्प्ट होता है, ना कि ग्रॉस सैलरी का। समझ आ रही है? समझ आ गई सर? ग्रॉस में से निकाल के भैया आप समझ रहे हो कि ग्रॉस में से ये 45,000 निकालेंगे तो ये बेसिक बन जाएगी? नहीं, बेसिक के अंदर तो पता नहीं उसने कौन सा अलाउंस कौन सी और चीजें ऐड की हुई हैं, हमें तो उसने बताया भी नहीं है, लेकिन उसने मुझे इशारा दे दिया। अच्छा अब अगर आपका बहुत ज्यादा दिल चाह रहा है तो सुन लें, ये देखो 45,000 डिवाइडेड बाय 0.15 करें, आपको पता चल जाएगा आपकी बेसिक सैलरी कितनी। ये आपकी बेसिक सैलरी है। अगर वो आपको कह रहा है कि 45,000 जो है वो 15% ऑफ बेसिक सैलरी है, तो आप उससे बेसिक सैलरी निकाल लो। ये तो ग्रॉस सैलरी बता रहा है। वो ग्रॉस सैलरी में उसके अलावा भी बेनिफिट शामिल हैं। और सर मुश्किल तो नहीं लग रहा? अब तो नहीं लगेगा मुश्किल, उस वक्त लग गया होगा मुश्किल। कुछ बच्चों को तो अब समझ आ रही, ओहो वो मैंने गलत किया था। कोई बात नहीं, अब समझ लें, अब पिक कर लें। चलूं आगे सर जी? लो जी, अगला सवाल जो 19 मार्क्स का आया था पिछली अटेम्प्ट में, नफीस ले से शुरू करें। पहला सवाल तो ट्राई बॉल थी।
छोटा सा सवाल था 7 नंबर का, लेकिन पिछली बार भी आया और उससे पिछली बार भी आया। वो जालिम देखो, जो एक 20 नंबर के सवाल में उसने मुश्किल बातें पूछनी थी ना, उसने 7 नंबर का छोटा देके सिर्फ वही मुश्किल बातें पूछी हैं, कोई सादी बात आसान पूछी नहीं है उसने। 4 एडजस्टमेंट पूछी हैं, चारों एडजस्टमेंट ट्रिकी थी, उसके अलावा सादी कोई बात पूछी नहीं कि जी बेसिक सैलरी है, कन्वेंस अलाउंस है, फलां कुछ नहीं पूछा, ना उसने कोई अलाउंस दी है। तो वो स्पेसिफिक टू द पॉइंट जो एडजस्टमेंट पूछना चाह रहा है बस वो पूछ रहा है, और 20 नंबर के सवाल को 7 नंबर, 18 नंबर के सवाल को 7-8 नंबर में कवर कर रहा है। बहरहाल आगे चलते हैं। Nafis Enterprises, a sole proprietor owned by Nafis, is engaged in the business of manufacturing and selling power tools in Lahore. The following information है, sales है, cost of goods sold है, GP है, admin and selling expense है, finance charges हैं, other income है, profit before taxation है। Sales include an advance of rupees 1875,000 received from a retailer for the sale of impact driver. The agreement stipulates that NE will deliver the tools in July 2024. Sales include an advance of rupees 1875,000 received from a retailer in Islamabad for the sale of impact driver. The agreement stipulates that NE will deliver the tools in July 2024. Cost of sale includes closing stock consisting of 5,000 units at a cost of 19.7 million. Market price of these units as on 30 June 2024 was 3,800 per unit and estimated cost incidental to sale was 300. सर जी उसने स्टेप बाय स्टेप बताया है सेल्स में क्या शामिल था, एडवांस शामिल था। भाई ये तो सेल में शामिल नहीं होना चाहिए था, एडवांस जो है वो तो सेल में शामिल नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा जी, फिर कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोजिंग स्टॉक की बात करता है, वो कहता है क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट तो है 19.7 मिलियन, मार्केट वैल्यू 3,800 पर यूनिट है, और कॉस्ट टू सही यार एनआरवी ऐसे ही तो निकालते थे। कॉस्ट और एनआरवी जब हम निकालते थे तो हम क्या करते थे, एनआरवी क्या होती थी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। जी कितना आ गया 3,500 मल्टीप्लाई बाय 5,000 करें 17 उसने किस कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया हुआ है, एनआरवी और कॉस्ट में से कौन सा आना चाहिए, पढ़ाया हुआ है ना, वो अप्लाई करना था कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस में क्या शामिल है, 95,000 की पेनल्टी। जी लेट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स की पेनल्टी है, माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। ये एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 9 मिलियन इनकर्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटेंजिबल है, इसने एडमिन और सेलिंग में माइनस किया हुआ है, हम क्या कर देंगे और फिर इसकी अमोर्टाइजेशन को लेस करेंगे। द सॉफ्टवेयर वॉज अवेलेबल था 1 मई को, लेकिन उसने यूज कब किया है, 1 जुलाई को। जी भाई आपके पास जब अवेलेबल हो गया सॉफ्टवेयर तब से उसकी अमोर्टाइजेशन शुरू हो जाएगी, चाहे आप उसे इस्तेमाल करें या ना करें।
तो 1 मई से मई और जून 2 माह की अमोर्टाइजेशन भी लेंगे। कॉस्ट ऑफ ₹7,20,000 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 रैंप्स। भाईजान अब मैंने ख़ास तौर पे एक चीज़ नोट की कि यार क्या इसने रैम्स की डेप्रिसिएशन दी हुई है, तो मैंने ये पेपर देखा और आपको दिखाने के लिए कि भाई ये देखो उसने ख़ास तौर पे डेप्रिसिएशन ऑफ रैंप दी हुई है। पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई पेपर में जब भी डेप्रिशिएबल एसेट आ जाए कोई, तो पीछे आखिरी सफ़े पर देख लेना, उसने उस पेपर के रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं वो सारी दी होती हैं। हमने एक तो किताब में पढ़ा था ना कि रैंप जो है अगर 2.5 लाख तक का हो तो 100% डेप्रिसिएशन अलाउ होती है, मगर ये बात मैंने आपको तब भी कही थी, याद करने की ज़रूरत नहीं है। और पेपर में आ गई तो मैं फ़ौरन, मुझे ये टेंशन हुई कि यार मैंने तो बच्चों को कहा था याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर उसने अगर पेपर की बैक साइड पे रेट ना दिया तो बच्चे फंस जाएंगे। सर जब मैंने वो देखा निकाला तो उसने भाई रेट दिया हुआ था, उसने रैंप के बारे में बाकायदा ये भी लिखा हुआ था कि 25 लाख तक का रैंप हो तो 100% डेप्रिसिएशन अलाउ होती है। तो भाई ये 7,20,000 ऐड बैक करेंगे और 25 लाख कह दिया मैंने, 2.5 लाख कहना था। 7,20,000 ऐड बैक करेंगे और 2.5 लाख का एक रैंप जो है वो एज डिडक्शन अलाउ होगा, 100% डेप्रिसिएशन होगी। तो यहाँ पर कितने रैंप हैं? 2 रैंप। 5 लाख माइनस करने की इजाज़त होगी। फाइनेंशियल चार्जेस में शामिल है 8,25,000 रुपये जो कि नफीस ने लिए थे, और इस लोन से उसने क्या किया था, एंसेस्टर्स का घर रेनोवेट किया था। भाईजान अगर आप अपना ज़ाती काम करें तो वो खर्चा बिजनेस में से तो माइनस ऐड बैक करेंगे, ये पर्सनल एक्सपेंस है। फिर उसके बाद अदर इनकम में शामिल है 5 मिलियन का गेन। अच्छा आपको बताता चलूँ, 5 मिलियन का गेन है अनइम्प्रूव्ड लैंड को जो बेचा था, जो खरीदा कि 5 मिलियन का गेन है unimproved land to one of the Nafis business colleague for rupees 6.5 million which was purchased in July 2021। सर जी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। पहली तो बात यह है कि ये बिजनेस नहीं है, मिसक्लासिफिकेशन है। पहला स्टेप तो ये है कि अदर इनकम में से 5 मिलियन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लेस होगा और फिर आएगा किधर, कैपिटल गेन में आएगा, और फिर गेन वो कैपिटल गेन के हेड में आएगा और इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, सेपरेट ब्लॉक आइटम होगी, होल्डिंग पीरियड की बेस पर टैक्स निकालेंगे। अब आप लोगों में से जिन लोगों ने न्यूमेरिकल किए हैं वो गौर करते रहे। मैं एक एक एडजस्टमेंट के बारे में आपको ये भी बता सकता हूँ ये किस पास पेपर के सवाल से आया हुआ है। ये वाली एडजस्टमेंट्स जो हैं ये कतील वाले सवाल में थी ऐसे, और ये उसने वही उठाकर यहाँ पर डाल दी। तो ये एडजस्टमेंट्स ज़्यादातर वो हैं जो पास पेपर में आती। होता ये है कि आपने अगर 8 से 10 पास पेपर किए, 8 से 10 न्यूमेरिकल किए ना, किसी न्यूमेरिकल से कोई एडजस्टमेंट आ जाएगी, किसी न्यूमेरिकल से कोई एडजस्टमेंट आ जाएगी। तो अगर आपने न्यूमेरिकल सारे किए तो यकीन माने अनसीन न्यूमेरिकल में 90% चीज़ें आपको आती होती हैं और इंशाल्लाह आती होती होंगी। आपने प्रैक्टिस करके जाना है, आपको आना चाहिए। आपने जो पास पेपर में, मैंने आपको 10 साल के पास पेपर्स करवाए, वो 10 साल आप कवर कर लो इंशाल्लाह। फिर उसके बाद वन ऑफ ही एडजस्टमेंट है जो आपके लिए अनसीन और नहीं होगी, उसके लिए आपको मैंने सारी नॉलेज दी है। तो यही टारगेट है। अभी जिन लोगों ने किए हुए हैं वो लोग असेस करेंगे, उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये तो पास पेपर की फलां टॉपिक से उठाया हुआ है। मैं अक्सर सवाल पढ़ रहा होता तो मेरे ज़हन में आ रहा होता कि यार ये इसने कहाँ से उठा के सवाल दे दिया। सेल प्रोसीड है 21250 रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ, पहला तो सेल प्रोसीड है, इसको रिवर्स करेंगे और स्काई लिमिटेड जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, इसके शेयर को
बेचा है, खरीदा कितने का था, बेचा कितने का था, गेन आएगा, ये गेन कैपिटल गेन के हेड में जाएगा और सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स होगा, चूंकि ये सिक्योरिटी है। अदर इंफॉर्मेशन जो कि फाइनेंस से ऊपर वाली चीजों में शामिल नहीं है, उसमें है फॉरेन स्पेकुलेशन बिजनेस 2.5 मिलियन, लोन ऑफ रुपीज 1,80,000 रिसीव थ्रू, यार ये फॉरेन नोट करने वाली चीज है, क्योंकि ये फॉरेन सोर्स इनकम है, इसको नोट करें। और ये क्या है, 1,80,000 रुपये का लोन है भाईजान, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, ये कैपिटल गेन में आएगा। टैक्स डेप्रिसिएशन आ गई, ब्रॉड फॉरवर्ड असेस लोन आ गया, पिछली बार के जो लोन है ब्रॉड फॉरवर्ड वो आ गया। वो कहता है भाईजान आप करेक्ट हेड ऑफ इनकम में टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। जी, नफीस एंटरप्राइजेस। Computation of total income, taxable income and tax liability. टैक्स ईयर 2024, हाँ भाई, टैक्स ईयर 2024 यहाँ पर लिखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। लो सर, वर्किंग नंबर 1 इनकम फ्रॉम बिजनेस कहाँ से शुरू होगी, अकाउंटिंग प्रॉफिट से। हाँ जी, सबसे पहला स्टेप है सेल्स इंक्लूड एन एडवांस। सर जी एडवांस सेल, ये 1875 शामिल नहीं होना चाहिए था सेल में, लेस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट। एनआरवी कॉस्ट क्या है, 19700। एनआरवी क्या है, 3800 माइनस 300 मल्टीप्लाई बाय 5000। जी 17500 कितने का आ गया, ऐसा ही है ना, ये भी लेस होना है। फिर आ गया अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितनी है, इसको ऐड बैक कर देंगे। फिर आ गया पेनल्टी, ये एक एक एडजस्टमेंट करते जा रहे हैं, नंबर मिलते जा रहे हैं। ये आ गया पेनल्टी 95,000 की ऐड बैक करेंगे। फिर आ गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फिर उसके बाद आ गया अमोर्टाइजेशन
9,000 है ना। अच्छा जी, यूजफुल लाइफ कितनी है? नहीं बताया हुआ, 25 साल। मल्टीप्लाई बाय 1 मई को अवेलेबल हुआ है, मई और जून। 61 डिवाइड बाय 365 जी। जी सर जी, पूरा 60 है। 60 लिख दिया मैंने, अब लेस होगा। अच्छा जी, उसके बाद आ गया रैम्प्स। कितने हैं? 720 के रैम्प क्या कर दूंगा, एड बैक कर दूंगा, और फिर आएगी डेप्रिसिएशन ऑफ रैम्प्स। 5 लाख का 100%। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? लो जी, रैम्प वाली बात भी। उसके बाद है पर्सनल एक्सपेंस। कितना? 825। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ऐड बैक कर दो। उसके बाद आ गया अदर इनकम में शामिल है गेन। यहां पर लिखता हूं कैपिटल गेन। कितना है? 5,000। इसे क्या करना है? माइनस कर देना। हाँ जी, बिल्कुल माइनस होगी। अच्छा जी, उसके बाद आ गया सेल प्रोसीड है 2125। अच्छा जी, अदर इनकम में शामिल होगी फिर दोबारा कैपिटल गेन, सिक्योरिटीज। ये लैंड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और फिर यहाँ पर लिखता हूँ कैपिटल गेन सिक्योरिटीज। कितना है? 2125। ये दोनों लेस कर देंगे। इसको जरा नीचे दो दो हाथ कर लेते हैं इसके साथ। वर्किंग नंबर वर्किंग नंबर 2 कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन में सबसे पहले क्या लिखूंगा? लैंड। अदर इनकम इंक्लूड गेन ऑफ ₹5 million फ्रॉम द सेल ऑफ अनइम्प्रूव्ड लैंड टू वन ऑफ द नफीस बिजनेस कुलीग फॉर ₹6.5 million which was purchased on 1 जुलाई 2021 जी। सबसे पहली बात है, गेन कितने का हुआ है? 5 मिलियन का गेन हो गया सर। अब जरा होल्डिंग पीरियड देखिए। होल्डिंग पीरियड जुलाई 21। अब हमारा कौन सा साल चल रहा है? जुलाई 22, जुलाई 23, जुलाई 24। जुलाई 24 से पहले पहले है ना? 2 साल से ज्यादा, 3 साल से कम। और है क्या? लैंड है। जरा रेट देखिए इसका, जरा रेट देखिए इसका। लो सर जी, लैंड की बात करूंगा तो कैपिटल गेन है। लैंड की बात करूंगा तो कैपिटल गेन है होल्डिंग पीरियड।
होल्डिंग पीरियड कितना है? 2 to 3 years। कितना बना? सर जी 10%, तो टैक्स कितना बना? 5 लाख का टैक्स बन गया सर। ये है इसके ऊपर। अच्छा जी, अब लैंड के बाद अगला आ गया सिक्योरिटीज। अच्छा, सिक्योरिटीज में जो इसने लिखा है वो सेल प्रोसीड लिखा है। वसूल कितने किए पैसे? 2125,000। सेल प्रोसीड है 2125,000। कॉस्ट कितनी है? 25 है। 25,000 शेयर है। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 25। जी जी सर जी, कितना बन गया सर जी? 1.5 मिलियन ये गेन है। इस पे टैक्स कितना होगा सर जी? 1 जुलाई 2022 से पहले जो शेयर खरीदे हैं उस पर कितना रेट लगना है? फिर मैं आपके सामने पास पेपर निकाल कर आपको दिखाता हूं कि भाईजान इसने बड़ा क्लैरिटी से ये लिखा हुआ है कि द रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गेन। ये लास्ट सफ़े पर, ये आपका आई कैप का पास पेपर है, इसने इसके आखिरी सफ़े पर वाजे रेट लिखा हुआ है। ये होल्डिंग पीरियड का 10% भी जो निकाला है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाले रेट भी लिखे हुए हैं पेपर में। आपने इस सफ़े को इस्तेमाल करना है। जो आपकी किताब में टेबल बना हुआ है, इसने वही टेबल यहाँ पर छापा हुआ है आखिरी सफ़े पर। तो बड़ा क्लैरिटी के साथ उसने ये वाली बात तो उसने लिखी हुई है कि भाईजान रेट वाली बात भी हम यहाँ से इजीली देख सकते हैं, और जो 12.5% टैक्स है वो भी यहाँ से हम ट्रेस करेंगे। पास पेपर में जो पेपर आया था आई कैप का, उसके आखिरी सफ़े पर ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। जी बताइएगा कितना टैक्स बन रहा है? 188 कर लूँ? चलो जी। अच्छा जी, कैपिटल गेन वाली बातें तो हल हो गई सर जी, और यहाँ पर मैं एक लाइन कैपिटल गेन की भी डाल देता हूँ। फिर उसके बाद है इनकम फ्रॉम फॉरेन स्पेकुलेशन बिजनेस। अच्छा जी, अब उसके बाद आ गया लोन है 1,80,000 रुपये का, रिसीव फ्रॉम बेरर चेक। बेरर चेक सर जी कितने का लोन है? 1,80,000 रुपये का। ये इनकम फ्रॉम भैया क्रॉस चेक नहीं है, बेरर चेक है। एक क्रॉस चेक होता है जो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है, एक बेरर चेक होता है जो आप बैंक को प्रेजेंट करते हो और बैंक आपको कैश देता है। ये जो है ये कैश की मानंदी है। ठीक हो गया सर जी? ये अदर सोर्स में मैं ले गया। अच्छा आगे चलता हूं, टैक्स डेप्रिसिएशन। सर जी टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी है? 23,000। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, नॉन स्पेकुलेशन का, स्पेकुलेशन का, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज। अच्छा मैंने अभी तक एक काम नहीं किया, मैं वो जरा कर लेता हूं। फॉरेन सोर्स इनकम स्पेकुलेशन बिजनेस। यहाँ इस सवाल में जो ट्रिकी एडजस्टमेंट थी सिर्फ एक थी जो आज तक आपने नहीं की होगी, या
आपने उसको प्रैक्टिकली नहीं देखा होगा न्यूमेरिकल फॉर्म में, बाकी सारा पास पेपर बेस सवाल था। वो कौन सी एडजस्टमेंट थी? वो एडजस्टमेंट थी जनाब वर्किंग नंबर 3 स्पेकुलेशन बिजनेस। कितना है? फॉरेन स्पेकुलेशन बिजनेस कितना है? 2500। खास बात यह है पाकिस्तान सोर्स इनकम फॉरेन सोर्स लॉस के साथ एडजस्ट नहीं हो सकती। यानी पाकिस्तान की इनकम में पाकिस्तान का गेन हो, फॉरेन का लॉस हो तो वो एडजस्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर फॉरेन का गेन हो और पाकिस्तान का लॉस हो तो ये एडजस्ट हो सकता है। हमने हमेशा ये बात आपको पढ़ाई है कि फॉरेन सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स लॉस पाकिस्तान सोर्स इनकम के साथ एडजस्ट नहीं होता, लेकिन वाइस वर्सा हो सकता है। अब यहां पर भी ऐसे हुआ है कि फॉरेन सोर्स में इनकम है और पाकिस्तान में क्या है? और मैंने आपको कल ही बताया है फॉरेन का सिंपल रूल है, जिस साइड का लॉस हो उसी के गेन के साथ एडजस्ट होता है। पढ़ाया है ना? तो सर वो स्पेकुलेशन के साथ ही एडजस्ट हो रहा है। 2700 का क्या है? लॉस है। पीछे कितना रह गया? 200 का क्या रह गया? स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस है। लो सर, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस। आगे चलूं सर जी? अब आगे चलने लगा हूं सर जी मैं। टैक्स डेब्रिज से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस की अगली बात जो आपसे करनी है वो है नॉन स्पेकुलेशन का, यानी यहां पर इसको टोटल करना पड़ेगा। सर जी इसको टोटल कर दीजिए, 40,000 से शुरू करें। सर जरा टोटल जल्दी से करें, 40,000 से शुरू कर दें। जी सर जी। थ्री 5880। थ्री 5880 कंफर्म है सर जी? आगे चलता हूं मैं। इसके बाद हम ले आएंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। कितना सर? लेस करके बताइए कितना आ गया? 24,780। सर जी जब आपने ये निकाल लिया, आपने पढ़ा हुआ है बिजनेस की इनकम में से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस निकालने के बाद अब हमारे पास आ गई है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। और हमने क्या पढ़ा हुआ है कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस लेस करने के बाद अगर
अगर इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है तो मैक्सिमम कितना एडजस्ट होगा? 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। 24780 कर लें 50%। 12390। एक ये ले लें और एक एक्चुअल ले लें जी। एक्चुअल कितना आ गया? 2456। इसमें से कौन सा एडजस्ट होगा? लोअर। 12390 लेस हो के नीचे भी आ जाएगा, 50% है ना। 12390। पॉइंट समझ आ गया सर? ये आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गया। और नोट करते जाओ, आपने एंड पर लिखना है अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितना है? 24560 माइनस 12390 जी। 12170। यार पॉइंट समझ आ रहा है? ये अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैरिड फॉरवर्ड ये आ रही है। अच्छा, स्पेकुलेशन का लॉस कैरिड फॉरवर्ड ये आ रहा है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? चलो जी आगे चलता हूं। आगे आगे लॉस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज 1200 का लॉस है। भाईजान ये 1200 का लॉस इसके साथ एडजस्ट होना था या नहीं? इसका जवाब है कि 2020 का लॉस है, 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड होना था, 21, 22, 23, अब 24 आ गया है। सर ये वाला कौन सा लॉस है? ये एडजस्ट नहीं हो सकता, ये पहले ही क्या है? डेड लॉस है। तो आप इसको यहां पर लिख सकते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस इज मोर देन 3 years old, so dead, not adjustable। और पॉइंट समझ आ रहा है? लो सर ये भी आ गया। सारी बातें आपसे कर ली। यहां पर जब सारी एडजस्टमेंट पूरी हो गई तो बस अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखेंगे, वो आएगा 12390। फिर कैपिटल गेन लिखते हैं, वो कितना आएगा? 1500 और 500। 1501 है और 501 है ना सर, वो कितना आ गया? फिर अदर सोर्स कितना आ गया? सर अदर सोर्स कितना था? सॉरी यार, मैं सिक्योरिटीज ये था, हाँ 5000 प्लस 1500 ये करना था, 6500। और अदर सोर्स कितना था? अदर सोर्स 180 था। टोटल कीजिए, टोटल इनकम कितनी हो गई? 1907। ये आ गई है आपकी टोटल इनकम। अच्छा जी, सब इसके बाद सबसे पहले एग्जाम्प्ट इनकम है कोई? नहीं सर, एग्जाम्प्ट कोई नहीं है। दूसरे नंबर पे एफटीआर है कोई? नहीं। सेपरेट ब्लॉक आइटम है कितना सर? भैया सेपरेट ब्लॉक में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी सेपरेट है और ये भी सेपरेट है। चलो जी, इसको सेपरेट को लेस कर दिया, 1257। हाँ जी, कोई ज़कात, WWF, WPPF, एजुकेशनल एक्सपेंस नहीं है, यही क्या हो जाएगी? अब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लीजिए। अब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लीजिए।
12570 बताइएगा सर। सर प्लीज कंफर्म कीजिएगा। बता दें भाई। 4747 ये आ गई टैक्स लाइबिलिटी। फुल टाइम टीचर है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं। तीसरा डोनेशन नहीं। सर अब क्या फिर टैक्स ही रह गया है, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम। सबसे पहले लैंड की बात करता हूं, वर्किंग नंबर 2 जी कितना है 500, और उसके बाद सिक्योरिटीज है हाँ जी। उसके अलावा कुछ है तो नहीं, कोई टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कोई विद होल्डिंग टैक्स, कोई टैक्स कलेक्टेड, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हायर सरचार्ज है। हाँ जी, हायर सरचार्ज कितना है 475 कर दूं इसको जी सर जी। नहीं जनाब, ये आ गया टैक्स पेबल 4747 प्लस 500 प्लस 188 प्लस 475 जी 591। यार इस तरह से ये सवाल करना था। सिर्फ एक एडजस्टमेंट इसमें टिकी थी मेरे मुताबिक। अगर मुझसे को बंदा पूछे तो मैं कहता हूं जिसने ये एडजस्टमेंट गलत की है उसको माफी है। उसके अलावा इस सवाल पूरे में कुछ गलत नहीं था, और जो ये गलत करेगा उसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने मार्क्स कट जाएंगे 2 मार्क्स कट जाएंगे। बाकी इस 19 में से 17-15 लेना वॉज नॉट मुश्किल नहीं। हाँ, लॉस को भी थोड़ा सा लिख दूं, लॉस इज कैरिड फॉरवर्ड। सबसे पहले स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है 200 का, फिर उसके बाद अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, कैलकुलेट की भी मैंने ऊपर 12170। हाँ भाई यही 2 चीजें थी ना, स्पेकुलेशन का लॉस है वो तो मैंने एडजस्ट, अनएब्जॉर्ब, बाकी तो ये सर ये स्टोरी थी, ये सारी डिस्कशन थी इसके हवाले से। वो मुश्किल तो नहीं लग रहा, इसकी पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। जिस तरतीब से सवाल आ रहे हैं, ये बिजनेस का सवाल पिछली बार आया था, इस बार ज़्यादा चांसेस जो हैं वो एओपी के सवाल के। सैलरी तो अपने तौर पे ही बड़ा, अल्लाह ताला उसको कर दे छोटा तो आ ही रहा है। 7 नंबर का सवाल तो आ ही रहा है, 15-20 नंबर का आ जाएगा तो उसमें से वो मार्क्स लेना आसान होते हैं ज़रा, वो अपनी जगह पर आ रहा है। लेकिन लग यही रहा है जिस तरतीब से सवाल आ रहे हैं कि अगली बार आपकी अटेम्प्ट में जो सवाल आना है वो एओपी का एक बड़ा सवाल होगा।